दोस्तों, अंधविश्वास एक ऐसी बला है जिसने लाखों घरों की जिंदगियां तबाह की हुई हैं। और आज की यह सच्ची कहानी सुनने के बाद आप भी सोचोगे कि आप जिस तांत्रिक को मानते हो या किसी बाबा बाबा को मानते हो, उसको मानना भी चाहिए या नहीं, उसे मानकर कोई गलती तो नहीं कर रहे। देखो, जो आज की स्टोरी है ये सुनने में तो बहुत ही अनरियल और झूठी सी लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। और आज की स्टोरी पूरी सुनने के बाद आप थूकना बंद कर दोगे। जी हाँ, थूकना। देखो, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाती है, थोड़ा सा शॉर्ट में करके समझाया करो। अभी आने वाली एक दो वीडियोस में शॉर्ट में ही समझाऊंगा, लेकिन जो बड़ी वीडियोस होती हैं उनका एक अलग ही क्रेज है, एक अलग ही टशन है। अगर आज की वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो तो वीडियो प्ले करो और अपनी आंखें बंद करो और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। आपके दिमाग में वो सारे विजुअल्स अपने आप बनते जाएंगे। जो भी मैं बोलूंगा आंखें खोलकर देखनी है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिनकी आंखें बंद रहने वाली है वो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाएं। ये कैरेक्टर कुछ इंडियन नाम की तरह हैं, क्योंकि ये स्टोरी इंडोनेशिया की है। वहां पर इंडियन कल्चर काफी ज्यादा फैला हुआ है। कहानी का मेन कैरेक्टर है अहमद सूरत जी, और इसमें एक लड़की होने वाली है जिसका नाम है देवी। जी हाँ, इंडियन नेम की तरह ही है ये। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। आराम से देखना, डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रात को बाहर कभी मत निकलना, खासकर अगर आप लड़की हो तो। चलो अब अपनी आंखें बंद कर लो। 27 अप्रैल 1997, जगह मैदान, इंडोनेशिया, जो कि नॉर्थ सुमात्रा प्रोविंस की कैपिटल सिटी है। तो 27 अप्रैल 1997 में एक किसान अपने उसी शहर में अपने पशुओं को गन्ने के खेत के बीच में से लेकर जा रहा था। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसके पशु भी आगे चल रहे थे। वो जैसे ही अपने पशुओं की ओर भागा तो वो चलते चलते किसी चीज से फिसल गया और नीचे गिर गया। जैसे ही वो गिरा एक बार, तो वो कह रहा, भाई ये है क्या? तो वो उठने के बाद नीचे देखता है कि ये क्या है। उसने नोटिस किया कि नीचे अजीब किस्म की मिट्टी है, जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी। कहने का अर्थ ये है, जो खेत है वो मट्टी उस खेत की मट्टी से अलग थी। उस किसान को थोड़ा सा शक हुआ, तो उसे उस मिट्टी को खोदने की अंदर से ना जिज्ञासा सी आई कि मैं इसे खोद के देखता हूं कि इसके नीचे क्या है। लेकिन वो थोड़ा सा घबराया और रहने दिया, क्योंकि जिस जमीन पर वो खड़ा था वो उसकी जमीन तो नहीं थी। इसी वजह से उसने खोदने का अपना फैसला कैंसिल कर दिया। फिर वो वापस अपने गांव की ओर चला गया। वहां जाकर उसने सरपंच को इस खेत की अजीब सी मिट्टी के बारे में बताया, जो कि खेत से थोड़ी सी अलग थी। उसके बाद वो सरपंच और उसके साथ कुछ लोग वहां उस खेत में पहुंचे। वो सोचने लगे कि अब इस मिट्टी को खोदा कैसे जाए, क्योंकि वो साथ में भी कुछ लेकर नहीं आए थे। तो उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाया और उस मिट्टी के अंदर घुसाकर देखने की कोशिश की, और वो लकड़ी बिल्कुल एकदम से नीचे घुस गई, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जोर लगाने की कोशिश भी नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उस लकड़ी को दोबारा पकड़कर बाहर निकाला गया तो एक ना अजीब सी बदबू वातावरण में फैल गई। वहां पर जितने भी लोग खड़े थे उन्हें भी यह बदबू का एहसास हो रहा था। बहुत ही अजीब सी बदबू थी। तो वो एक बार के लिए तो डर गए, लेकिन सभी लोग यह जानने के लिए एक्साइटेड थे कि इसके नीचे आखिर है क्या। फिर वहां के सरपंच ने वहां की लोकल पुलिस को बुलाया। फिर पुलिस को साथ लेकर और गांव वालों की हेल्प से वहां की खुदाई को शुरू करवाया। जैसे जैसे खुदाई हो रही थी वो और गहराई में जा रहे थे, लेकिन खुदाई करते करते उनके औजार किसी चीज से टकराए। उस चीज के साथ औजार टकराने पर वो एक बार तो रुक गए और आराम आराम से उस मिट्टी को साइड करने लगे। वह धीरे धीरे जब ये कर रहे थे तो उन्हें एक ऐसी चीज बाद में जाकर नजर आई, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग हैरान थे और डर का माहौल चारों ओर फैल गया। आई नो आप भी ये जानना चाहते हो कि आखिर वहां था क्या। तो सुनो, वहां पर एक औरत का सर उन्हें मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी नजरें उन गांव वालों के ऊपर पड़ रही थी। एक बार के लिए तो सभी डर गए थे। उस लड़की को देखने में तो ये लग रहा था कि किसी ने उसे गले तक दफना कर उसके बाद थोड़ी थोड़ी मट्टी उसके ऊपर डाल दी हो। फिर पुलिस ने उस बॉडी को देखकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू किया, क्योंकि ये कत्ल का मामला भी हो सकता है, जो कि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई भी खुद ब खुद गड्ढा खोद कर खुद को मार नहीं सकता। जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पूछताछ के बाद उस बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया, और वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी गांव में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 21 साल की थी और उसका नाम देवी था। जी हाँ, देवी। आगे चलकर पुलिस की पूछताछ से यह भी पता चला कि वो पिछले 3 दिन से गायब थी। जब वो अपने घर से मार्केट में से कुछ लेने के लिए गई थी तब से वो गायब थी। देवी की बॉडी को उस गड्ढे से बाहर निकालने के बाद उसके कुछ घंटों बाद एक 15 साल की उम्र वाले एक रिक्शे वाला, जो वहीं लोकल में अपना रिक्शा चलाता था, उसने पुलिस को बताया कि 3 दिन पहले यानी 24 अप्रैल की शाम को वक्त होगा करीब 7:30 बजे के आसपास का, जब सूरज ढल जाता है
और थोड़ी थोड़ी रात और दिन के बीच का अंतर दिखने लग जाता है, पता लग जाता है। देवी उस रिक्शे वाले के पास गई और उसने रिक्शे वाले को कहा कि मुझे कहीं पर जाना है, क्या तुम चलोगे? तो रिक्शे वाले ने कहा बैठिए। तो देवी जब रिक्शे पर सवार हुई तो रिक्शे वाले ने पूछा उससे कि तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ जाना चाहते हो आप? लेकिन उसने साफ साफ तो नहीं बताया। हिचहिचाहट से, इशारों से वो बता रही थी कि किधर जाना है, इधर जाना है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। उसने सिर्फ चलने का इशारा किया था और आगे चलकर भी सिर्फ इशारों से ही बताती गई कि इधर जाना है या उधर। उसने सीधे सीधे रिक्शे वाले को कुछ नहीं बताया। तो रिक्शे वाला उन इशारों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने रिक्शा रोका और पीछे मुड़कर देवी से पूछा कि तुम्हें जाना कहां है, एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बता दो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ बता दो, कब तक इशारे करते रहोगे? तो फिर देवी ने बता ही दिया आखिर उसे जाना कहां है। उसने बोला कि मुझे शामैन के पास ले चलो। शामैन यानी एक तांत्रिक के पास जाना है। उसने बोला वही तांत्रिक जो जादू से, अपने जादू से बीमारियों को ठीक करता है। रिक्शे वाले को बड़ा ही अजीब सा लगा क्योंकि वो लड़की 21 साल की और रात को एक तांत्रिक को ढूंढ रही थी। लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा और देवी को उस तांत्रिक के पास उतार कर वहां से चला गया। जैसे ही पुलिस को उस तांत्रिक के बारे में पता चला तो पुलिस तुरंत उस तांत्रिक की ओर रवाना हुई और उस तांत्रिक का नाम था अहमद सूरत जी और उसकी उम्र 45 साल की थी। पुलिस ने उसके घर के बाहर गाड़ी को रोका। उन्होंने उस घर को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने देखा अब वो तांत्रिक भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर पुलिस उस तांत्रिक के घर के अंदर एंटर होती है और वो हैरान हो जाते हैं कि वो तांत्रिक वहीं पर बैठा हुआ था, ना कि कहीं पर भागा था। उसके साथ साथ उसकी वाइफ भी वहीं पर बैठी थी। पुलिस ने उस तांत्रिक से देवी के बारे में पूछा कि क्या तुम देवी को जानते हो? क्या 24 अप्रैल की रात को देवी तुम्हारे साथ थी? वो तुम्हारे पास क्यों आई थी? पुलिस के इन सवालों के बाद तांत्रिक का आगे से जवाब आता है। वो कहता है कि मैं देवी नाम की किसी भी लड़की को जानता ही नहीं हूं। आप बात किसकी कर रहे हो? आई डोंट नो। और उस लड़की के साथ क्या हुआ, कौन थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस को उस तांत्रिक के ऊपर पूरा शक था। तो वहां के इंस्पेक्टर ने सिपाहियों से उस घर की तलाशी लेने को कहा। जब पुलिस वाले उसके घर की तलाशी ले रहे थे तो तलाशी के दौरान उन्हें देवी यानी वही लड़की जिसको दफना दिया गया था, उस लड़की की काफी चीजें मिली। जिसके बाद उस तांत्रिक की अच्छे से पिटाई हुई, उसे अच्छे से धोया गया। फिर जाकर कहीं वह तांत्रिक बोलने के लिए तैयार हुआ। लेकिन जो उसने बोला उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उसके बाद उस तांत्रिक ने बिना डरे आराम से पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम सिर्फ देवी की बात कर रहे हो। मैंने सिर्फ देवी को ही नहीं बल्कि दर्जनों लड़कियों को मारा है इसी तरह से, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने उन लड़कियों को भी गन्ने के खेतों में गाड़ा हुआ है। पुलिस वॉज शॉक्ड और वो तुरंत उस तांत्रिक को जीप में बिठाकर गन्ने के खेतों की ओर रवाना हुए। उन्होंने उस खेत में सर्च अभियान शुरू किया तो उन्हें उसी सेम तरह की मिट्टी और गड्ढे हर जगह दिखने लगे जिसके अंदर औरतें गले तक दफन थी और सर के ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल रखी थी। जब छानबीन पूरी हुई पुलिस को लगा उन्हें 42 लाशें तो मिल ही जाएंगी, लेकिन यह सब उनका अनुमान ही था। हो सकता है लाशें उससे भी ज्यादा हों, लेकिन वहां दर्जनों लाशें मिली, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरा खेत लाशों से भरा हुआ था, मानो जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो। जिसके बाद आगे चलकर पुलिस ने उस तांत्रिक और उसकी बीवी को भी अरेस्ट कर लिया। जी हाँ, बीवी को क्यों किया वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। कोर्ट में ट्रायल के दौरान उस तांत्रिक यानी सूरत जी ने बताया कि आखिर उसने इतनी लड़कियों को क्यों मारा और क्यों उन्हें गले तक ही दफनाता था। तो अब मैं जो भी बताने जा रहा हूं वो उस तांत्रिक की जुबानी बोलने जा रहा हूं। अब आप ये मान के चलो कि मैं वो तांत्रिक हूं और मैं ही वो सारी चीजें बताने जा रहा हूं। सामने जज साहब बैठे हैं और मैं यानी तांत्रिक उसे सब कुछ बोलने जा रहा हूं। सन 1986 में इस घटना के 11 साल पहले मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें मेरे मृतक पिता मेरे पास आते हैं और मुझे 70 औरतों का सलाइवा पीने के लिए कहते हैं, यानी उनका थूक या लार। अगर मैं ये सब कुछ कर लेता हूं तो मैं अमर हो जाऊंगा। जब मैं नींद से उठा तो मुझे ये सपना बिल्कुल भी नहीं लगा बल्कि ये हकीकत लगा, मानो जैसे कि ये सब कुछ सच में हुआ हो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वही करूंगा जो मेरे पिता ने मुझे करने को कहा है। लेकिन मेरे पिता ने ये नहीं बताया कि उन 70 औरतों का थूक मुझे
कैसे पीना है या कैसे उनके मुंह से बाहर निकालना है। कुछ हफ्तों तक तो मैं सोचता रहा, फिर मैंने तय किया कि लड़कियों के मुंह से थूक बाहर निकालना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि पहले तो मैं उन्हें मार दूं और उसके बाद उनका सलाइवा मैं बाहर निकाल लूं। अब आगे जो मैं बताऊंगा मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मैं उसकी जुबानी से हटकर थर्ड पर्सन की तरह बोलने जा रहा हूं। तो उस तांत्रिक ने लड़कियों का शिकार करने के लिए पास के ही गांवों के लोगों को कहा कि उसके पास जादुई ताकतें हैं जिससे वो सदाबहार की खूबसूरती का वरदान लड़कियों को दे सकता है, ज्यादातर औरतों को ही। इस बात पर काफी लोगों ने विश्वास कर लिया था। ये अफवाह ना कि पास वाले गांव में बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी फैलने लगी और वहां पर रहने वाली कई औरतों को इस जादू के बारे में पता चला, जिसके बाद धीरे धीरे कर वो सारी औरतें उस तांत्रिक के पास पहुंचने लगी और उस तांत्रिक से खूबसूरत दिखने की मदद मांगी कि हमें हमेशा के लिए खूबसूरत बना दो। जब औरतें वहां पहुंचती थी सबसे पहले तो उन्हें रात को आने के लिए ही कहा जाता था जब पूरा अंधेरा होता था और उन्हें इस बात को किसी के साथ भी शेयर करने से मना कर दिया जाता था। मतलब कि वो लड़कियां उस तांत्रिक के पास जाती हैं या खूबसूरती का वरदान लेती हैं, ये सभी बातें वो लड़कियां किसी को शेयर नहीं कर सकती थी। अगर ऐसा किया तो वो जादू बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और वो लड़कियां और भी ज्यादा बदसूरत दिखने लग जाएंगी। गाइस, एक बार आप सोच के देखो, ये सुनने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। दुआ करता हूं आप में से जो भी लड़की देख रही है, अगर वो किसी तांत्रिक के पास जा रही है तो थोड़ा सावधान हो जाना। तो चलो पॉइंट पर वापस आते हैं। जब औरतें रात को उस तांत्रिक के पास जाया करती, सबसे पहले उस तांत्रिक को फीस पकड़ाती थी, लगभग 20 से 25 हजार के बीच, और उसके बाद वो तांत्रिक उन औरतों से कहता था कि अब तुम्हें कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि वो उन्हें खूबसूरती दे सके। तो वो उन लड़कियों को अपने घर से बाहर उन गन्नों के खेत में ले जाता और खेत में तब तक चलने को कहता जब तक तांत्रिक उन्हें रुकने के लिए नहीं कहता। तो रुकने के बाद वो तांत्रिक उन लड़कियों के हाथ में एक शवल पकड़ा देता यानी कस्सी, और उनसे एक गड्ढा खोदने को कहता, ये कहकर कि ये इस परंपरा का हिस्सा है, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, जिसके बाद आगे चलकर तुम खूबसूरत हो जाओगी। वो तांत्रिक वहां खड़ा रहता और उसके साथ आई औरत वहां गड्ढा खोदती रहती। जब तक कमर तक, लमसम कमर तक गड्ढा खुद जाता था तो वो उन्हें रुकने को कहता और उसके बाद वो तांत्रिक उन लड़कियों को गड्ढे में जाने के लिए कहता और अपने हाथों को पीछे समेटने के लिए भी कहता। अगर वो लड़कियां नर्वस होती तो वो तांत्रिक उन्हें विश्वास दिलाता कि ये सब परंपरा का हिस्सा है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब लड़कियां बिल्कुल ऐसा ही करती हैं और वो सब सुरक्षित हैं और खूबसूरत दिख रही हैं। तो ये सुनकर वो लड़कियां खड्डे में चले जाती और हाथों को पीछे समेट लेती। उसके बाद वो तांत्रिक शावल से उस गड्ढे को भरने लगता तब तक जब तक वो लड़की हिलने ढुलने के लायक नहीं रहती, जिसके बाद आगे चलकर वो तांत्रिक एक रस्सी या कोई केबल को उस लड़की के गले पर बांधता और पूरा जोर लगाकर उसे खींचता तब तक जब तक उस लड़की की मौत ना हो जाए। फिर वो उस लड़की की बॉडी को गड्ढे से बाहर निकालता और उसके बाद जबरदस्ती वो तांत्रिक लड़की के थूक को बाहर निकालता और उसको पानी में मिक्स करके पी लेता था। बॉडी को बाहर निकालने के बाद वो गड्ढे को और गहरा करता और बॉडी को गड्ढे में गले तक दफना देता और उसके बाद उसके ऊपर हल्की फुल्की मिट्टी डाल देता। लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा डरा देने वाली है। वो उन लड़कियों का सर, उन लड़कियों की आंखें अपने घर की ओर रखता और उनकी आंखों की पुतलियों को भी खोल देता ताकि उनकी आंखें खुली रहें। मतलब लड़कियों के सर को घुमाकर उस हेड की डायरेक्शन को अपने घर की ओर कर देता ताकि वो औरतें उसी के घर की ओर देखें, क्योंकि उसे लगता था कि अगर ये औरतें उसके घर की ओर दिन रात लगातार देखती रहेंगी तो उसकी पावर्स बढ़ेंगी। फिर आगे चलकर उस तांत्रिक ने बताया कि देवी के केस में जब वो उसके घर पहुंची थी और जब उसने वो फीस पे कर दी थी वो थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उस तांत्रिक के घर को छोड़कर और दूर जाकर वो रिचुअल करना उसे अंदर से डरा रहा था। इसलिए तांत्रिक ने देवी से वेट करने को कहा और वो सीधा अपनी घरवाली के पास गया जो कि दूसरे कमरे में बैठी हुई थी। उसने अपनी वाइफ को कहा कि मैं इस लड़की को मारने जा रहा हूँ, यानी वो देवी को, और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी। मैं चाहता हूं कि तुम देवी को थोड़ा शांत करो। और उस तांत्रिक की घरवाली बिना सोचे समझे उसकी बातों में आ गई और फिर वो दोनों देवी के पास दूसरे कमरे में चले गए। तांत्रिक की घरवाली ने देवी को ये आश्वासन दिया कि उन्होंने ये पहले भी कई बार किया हुआ है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, तुम एकदम सुरक्षित हो। तांत्रिक की बीवी ने तो ये भी कहा कि रिचुअल्स करने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर देवी थोड़ा शांत हुई और वो रिचुअल करने के लिए सहमत हुई और जिसके बाद वो तीनों गन्ने के खेतों की ओर बढ़ गए तो थे 3 लोग
और 2 लोग ही वापस आए। ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों। तांत्रिक अहमद सूरज जी को 2008 में मौत की सजा हुई और वो मौत की सजा कुछ इस तरह की थी। उसे गोलियों से छल्ली कर दिया गया था और उसकी पत्नी को उसका साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा हुई। तो इन तांत्रिकों से थोड़ा सावधान रहो। ओवर एंड आउट। Kayaknya dia tuh mau pulang gitu. Gak sampai. Setiap hari dia ninggalkan rumahnya. Setiap bulan 4 ibu udah gak karu-karuan. Seolah-olah ibu menunggu dia. Dia mau pulang gitu.